वक्फे से पहले बात हो रही थी क्रिकेटर्स के हवाले से, और ख़ासकर जो प्लेयर्स इंजरी का शिकार हो गए। अगर शान मसूद की बात करें तो वो इंजरी का शिकार नज़र आए, लेकिन अब वो वापस जो है हॉस्पिटल से जो है टीम को ज्वाइन कर लिया उन्होंने, और 2 से 3 रोज़ बाद उनको क्लियरेंस भी हो जाएगी बिल्कुल। तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है कि शान मसूद जो है वापस टीम का हिस्सा भी बनते हुए दिखाई देंगे। फरहान फरीद साहब से भी बात हो रही थी इसी हवाले से, तो उनका यही कहना था कि स्टार्स ज़रूर हमारे होते हैं, लेकिन उनको बहुत सी जो ऐसे इंजरी की प्रॉब्लम भी दिखाई देती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस वक्त क्रिकेट का मेला हर जगह सजता दिखाई दे रहा है। अगर कराची में बात करें तो नया नाज़ाबाद ग्राउंड पर जो है यूट्यूबर्स ने जो है तीसरी बार जो है मुसलसल जो है सुपर स्टार जो लीग होती है उसका जो टाइटल है वो अपने नाम कर लिया है। तो इसी हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज हम आपको दिखा। यूट्यूबर्स ने मुसलसल तीसरी मरतबा स्टार्स प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में एकतरफा मुकाबले के बाद टिकटॉकर टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। यूजी बिरादर्स के ज़ेर एहतमाम और सुपर रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग के ताउन से नया नाज़ाबाद क्रिकेट स्टेडियम में बरकी कुमकुमों की रोशनी में स्टार्स प्रीमियर लीग सीजन 3 का मेला सजा। इवेंट में शोबीज स्टार, फैशन मॉडल्स, यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स की दुनिया से वाबस्ता टीमें एक्शन में दिखाई दी। फाइनल में टिकटॉकर टीम ने मुकर्ररा 5 ओवर्स में 48 रन बनाए। जवाब में यूट्यूबर्स ने हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। फातेह टीम ने जीत पर खुशी का इजहार किया और कामयाबी को मेहनत का नतीजा करार दिया। मेहमान खुसूसी जमालुद्दीन का कहना था कि सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग के लिए ऐसे मुकाबलों का इनेकाद बहुत जरूरी है। हमेशा से शौक रहा है कि ऐसे क्रिकेट इवेंट्स को फ़रोग देना और ऐसे इवेंट्स को जो है उसको नए टैलेंट्स को सामने लेके आना और एंटरटेनमेंट के मौके लोगों को फराहम करना। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी किया है और नेक्स्ट टाइम जो है इससे बढ़ चढ़ के हिस्सा डालने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हाजरीन ने भी इवेंट को खुशाइंद करार दिया। आप लोग को सबको ही पता है हम लास्ट सीज़न 1 और सीज़न 2 भी कर चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है हमें उस अच्छा फीडबैक आया था और सारे जो है शायकीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ हुए, बहुत ज़्यादा सबने एंजॉय किया। और इस दफ़ा हमने सोचा कि क्यों ना हम इस दफ़ा कोई इसके अंदर न्यू जो है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो हमने एक ये कॉन्सर्ट अपना अरेंज करा और हमारे यहाँ पे 4 टीम्स थी, टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स और फैशन, शोबिस। इन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और इन्होंने जो है हमारे इवेंट को 4 चांद लगाए अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है आप सब लोगों ने इस इवेंट को बहुत एंजॉय किया होगा और इंशाल्लाह सीज़न 4 में हम आपको बहुत जल्द दोबारा दिखेंगे। टूर्नामेंट के दौरान म्यूजिक का तड़का भी लगाया जाता रहा, जिसे हाजरीन ने बेहद पसंद किया। रखना दिल के संदूकों में मेरे अच्छे नाम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा। मेहमान खुसूसी सुपर रियल मार्केटिंग के CEO मोहम्मद जमालुद्दीन ने इनामात तकसीम किए। शहजादा मोइन, वीनस टीवी, कराची। पैकेज आपने देखा। अब इसी पे बात करते हैं जाफ़र हुसैन से। जाफ़र हुसैन क्या कहेंगे? एक तरफ T20 वर्ल्ड कप जारी है तो दूसरी तरफ कराची में क्रिकेट का मेला सा सजा हुआ है। मुसलसल क्रिकेट के टूर्नामेंट्स मुनक्किद हो रहे हैं और जिस तरह शोबीज़ के लोग हैं वो हमने देखा कि, और यूट्यूबर्स, टिकटॉकर पर मुश्तमिल जो एक इवेंट नया नाज़ाबाद पर भी खेला गया, जो पैकेज अभी हमने चलाया, तो कैसा देखते हैं ऐसे इवेंट को जहाँ पर शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद होती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कराची जो है ना वो रोशनियों का शहर है और इस रोशनियों के शहर में क्रिकेट का टैलेंट बेइंतहा है। चाहे वो शोबिज़ आप देख लें, चाहे वो आप क्रिकेटर्स देख लें, चाहे वो डोमेस्टिक कोई भी चीज़ आप देख लें, तो आपको हर जगह क्रिकेट का एक मेला ही सजा हुआ नज़र आएगा। इवन ग्राउंड्स की रोशनियाँ, उनकी जो बरके कुमकुमों से लाइट निकल रही होती है, आपको चारों तरफ, अगर आप कराची आपने देखा हो तो चारों तरफ जो है ना आपके ग्राउंड्स हैं और उन चारों तरफ जो है ना रातों को लाइटें जल रही होती हैं। नाइट मैचेस, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, ये तो लाजमन होते हैं वहाँ पे। तो इस तरह के इवेंट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं और ख़ास तौर पर यूट्यूबर्स का ये तीसरा मेला था। ये पहला मेला नहीं था, ये तीसरा मेला था। इससे पहले उन्होंने असगर अली शाह पे लगाया था और उससे पहले भी उन्होंने असगर अली शाह पे ही लगाया था। तो ये तीसरा मेला इन्होंने नया नाज़ाबाद पे लगाया, जिसमें एक बड़ी अच्छी एक जेंट्री आई हुई थी। ख़ास तौर पे जितने टिकटॉकर्स के बनाने वाले नौजवान तबका है, ख़वातीन हैं, उसमें मर्द हैं, उनका जोश और खरोश बड़ा उरूज पर होता है। और मज़े की बात यह है कि इस इवेंट में हर कोई इन्वॉल्व होता है। आपके जो है ना, चाहे बड़े से बड़ा अदाकार हो, चाहे बड़े से बड़ा आपका जो है ना वो कोई ड्रामा आर्टिस्ट हो, कोई राइटर हो, इस सारे सभी मौजूद थे वहाँ पर इस ग्राउंड के अंदर। हमने देखा है जाफर साहब,
जी, सारे वहाँ मौजूद थे, यूट्यूबर भी थे, टिकटॉकर भी थे, फ़न लतीफ़ा के लोग भी थे और मीडिया के लोग भी थे, सोशल वर्कर भी थे, और सबको इतनी अच्छी क्रिकेट मिली। यहाँ वेटरन्स वाले को भी बड़ी अच्छी क्रिकेट मिलती है, मल्टीनेशनल भी अच्छी खेलती है, कम्युनिटी वाले अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। अफसोस की मुकाम यह है कि जाफर भाई ने सबके नाम लिए, मैंने भी सबके नाम लिए, लेकिन जो लड़का पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है जिस बच्चे को, वो जाके सीमेंट पे खेल रहा होता है, वो जाके मट्टी पे खेल रहा होता है, उसको ये फैसिलिटीज मौजूद नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वहाँ उस तक पहुँच सके। इन लोगों ने सिर्फ शौक पूरा करना होता है, ये पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेल सकते, ना पाकिस्तान के लिए आगे आ सकते हैं, ना किसी बच्चे को आगे लेके आ सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उन बच्चों का मुस्तकबिल उस मट्टी पे रहेगा, उन बच्चों को ये फैसिलिटीज कभी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि जो लोग शौक पूरा करते हैं वो तो अपना शौक पूरा कर लेते हैं, लेकिन उस तरफ किसी की नजर नहीं जाती, ना क्लब लेवल पे, ना स्कूल लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी सही बात कही। इसी पे रियाज साहब से बात करते हैं। रियाज साहब, क्या कहेंगे, जिस तरह अभी फरहान राजू साहब जिक्र कर रहे थे कि जो बड़े जो नाम वाले होते हैं लोग शोबीज के, वो अपना शौक पूरा करने के लिए जो है ग्रासिक ग्राउंड और मिट्टी की विकेटों पर तो खेलते दिखाई देते हैं, लेकिन जो बच्चा टैलेंटेड होता है हम देखते हैं कि वो शायद जो आम से ग्राउंड है वहीं खेलता रहता नजर आता है, लेकिन उसको ये फैसिलिटीज मुहैया नहीं होती क्या, या दूसरी तरफ अगर देखें तो किसी की नजर करम भी ऐसे खिलाड़ियों पर नजर होती हुई नजर नहीं आती। असल में शहजादा बात यह कि नफ्सा नफ्सी का आलम है, और आदमी जो है शॉर्टकट काम कर रहा है, आदमी सिर्फ अपने मुफाद के लिए काम कर रहा है। इसमें तो खैर मतलब कोई शक नहीं, ये अच्छी बात है, चाहे शोबे वाले शिरकत करें या कोई और शोबे से ताल्लुक रखने वाले अगर क्रिकेट में शिरकत करते हैं तो ये हेल्थी एक्टिविटी है और इसको फरोग देने में यकीनन तो इसका सबब बनते हैं। लेकिन जो आपने बात की और जो आपने पॉइंट बताया कि जो नौजवान है, जैसा कि अपने राजू भाई ने भी कहा कि जो नौजवान है असल में तो मुस्तकबिल उन्हीं का है, तो उनको मतलब ये कि आपने निगलेक्ट किया है और उनके लिए कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं है आपके पास, और खासतौर से कोई जरूर ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो अपनी तवानाई जो है वहां जाके खर्च करें और वो स्किल हासिल करें और एक अच्छे बेहतरीन प्लेयर बने। तो ये तो शहजादा अपनी जगह बात है, और ये मेरे ख्याल से अजीब है कि हमारे यहाँ जो मामला है हमारे मुल्क के वो क्रिटिकल मामला जो है वो इतने मतलब असरअंदाज है कि सारा जो वक्त है लोगों का वो उसी तरफ खर्च हो जाता है, और बड़े बड़े लोग जो है सिर्फ उसी जाने तवज्जो देते हैं, और उनकी तवज्जो जो खेल की जाने या खेल को फरोग देने की जाने जो है वो बहुत कम है, और यही वजह से हमारा जो बहुत सा टैलेंट है वो ग्रासरूट लेवल से ही जाया हो जाता है, इसलिए कि उनको वहाँ पर मौके नहीं मिलते। तो ये तो एक बात है, लेकिन आप कुछ आएंगे कि जैसे अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा हट के PSL के हवाले से, तो जिस तरह से PSL ने मतलब एक खिलाड़ियों को निकाला और वो मिलते हुए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स भी मतलब इस पे काम कर रही है, और उसने भी बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा मतलब ये कि क्रिकेट के जो हंट है उसको लगाया और वहाँ पे तलाश किया। तो आप देखेंगे शाहीन शाह आफरीदी भी मतलब PSL की दरियाफ्त हैं, और तमाम मीडिया जो है उन्होंने ये कहा कि शाहीन शाह आफरीदी ने तो वर्ल्ड कप खिताब बोल रहे हैं, और शहजादा चूंकि वर्ल्ड कप खेल रहा है। रियाज साहब, थोड़ी सी बात आपकी मैं काटा हूं, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं PSL की, तो अभी हमारा जूनियर अंडर 19 लीग हुई, समझते हैं कि इसके अंदर के कुछ फायदा PCB को नजर आया, कुछ टैलेंटेड क्रिकेटर्स निकल कर आए, कोई भी एक ऐसा परफॉर्म करने वाला प्लेयर नजर नहीं आया हमें कि इसमें जो है मुसलसल वो परफॉर्म करता हो, चाहे वो बॉलर्स हो, चाहे वो बैटर्स हो, चाहे वो विकेट कीपर हो। जब भी कोई इवेंट होता है ना तो यकीनन बॉडी तौर पे आपको प्लेयर्स नहीं मिलते। आपको याद होगा कि जब आपने PSL शुरू की थी तो इब्तिदा में आपको ऐसे कोई मतलब प्लेयर्स नहीं मिलते, और उस वक्त ये आवाजें आ रही थी चारों तरफ से कि इस PSL को कराने का क्या फायदा। लेकिन आप ये देखेंगे बतदरीज जब आप मतलब PSL कराते गए हर साल तो उसका मतलब आफ्टर आपको फायदा होगा। तो यकीन आपकी बात PSL से सही है कि अंडर 19 का एक मतलब ये टूर्नामेंट हुआ, लेकिन इसमें आपको खिलाड़ी नहीं मिले। लेकिन ये बात नहीं है, आप उन खिलाड़ियों से पूछते जो जिन खिलाड़ियों ने इससे प्रोत्साहित किया उनको इससे पहले इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, तो उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये इसकी अंडर 19 की बड़ी अहमियत है उन प्लेयर्स के लिए जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, कम अज कम प्लेटफॉर्म मिला। बिल्कुल, इसी पे मैं जाफर साहब से भी बात करता हूँ। जाफर साहब क्या कहेंगे, क्योंकि अगर हमने अंडर 19 लीग ये कराई तो इसमें कुछ फायदा आप देख रहे हैं प्लेयर्स का, प्लेयर्स को पैसे जरूर मिल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा और स्टैंडिंग प्लेयर नजर नहीं आया जिसको कोई हाईलाइट करते हुए नजर आए कि ये अच्छा बैटर है या ये अच्छा बॉलर है या अच्छा विकेट कीपर है।
बहुत सारे ऐसे बैट्समैन दिखाई दिए हैं, अगर आपने जायज़ा लें जो वहाँ पे मौजूद हैं और जो ख़बरें हम तक पहुँची हैं, जो हमने मैचेस देखे हैं, उसमें बासित अली आपका ऐसा टैलेंट है जिसने 2 सेंचुरियाँ मारी हैं और क्रूशियल टाइम पे आपके विनिंग पोजीशन पे लाके अपनी टीम को जितवाया है। इवन ये कि एक खैबर पख्तूनख्वा का फास्ट बॉलर है, अभी मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन इस तरह के 3-4 ऐसे बैट्समैन और बॉलर्स बेइंतहा निकले और यही वो टैलेंट होता है जो कि हमारा मुस्तकबिल का सरमाया होते हैं। तो इस तरह के इवेंट से निकल तो रहा है। देखिए अंडर 19 लेवल पे आपके पास बेतहाशा है, लेकिन जो कि बात कर रहे हैं कि मैन टीम में देखिए अब वही 15 या 16 ही खिलाड़ी जाएंगे ना। अब आपके जितने अंडर 19 है, इवन ये कि अंडर 19 के जिसने वर्ल्ड कप खेला, आपके बलूचिस्तान के 2 लड़के हैं, आपके खैबर पख्तूनख्वा के 4 लड़के हैं और पंजाब के 2 लड़के हैं। इस तरीके से वो ऐसे प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान टीम में किसी भी टाइम आ सकते हैं। लेकिन क्या है, क्योंकि जो रास्ते रोके जाते हैं वही वजह बनते हैं कि ये टैलेंट ज़ाया हो जाते हैं। अंडर 19 से 3 साल का अरसा जो है, उसके बाद ये टैलेंट बिल्कुल दिखाई नहीं देता। टैलेंट दिखाई नहीं देता। फरहान राजू साहब से बात करते हैं। फरहान साहब, बेशक ये जिस तरह जो है जाफर साहब कह रहे हैं कि 3-4 लड़के ज़रूर निकले हैं, इसमें क्या इस टैलेंट को हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर ले जाकर मज़ीद पॉलिश कर सकते हैं? जी बिल्कुल करना चाहिए। जाफर भाई ने 4-5 नाम लिए, इसमें से अली इसाक भी एक ऐसा लड़का था जिसने अच्छा परफॉर्म किया, वो अंडर 19 का टॉप स्कोरर था। इससे अरबाज खान ने एक मैच में 63 रन बनाए, एक में 40 रन बनाए, एक में 33 रन बनाए। हबीबुल्लाह एक लड़का था जिसने बड़ी अच्छी 2 मैचेस अपनी टीम को जितवाए। और इसी तरह लेग स्पिनर ऑलराउंडर है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, उसने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन देखना यह है कि इन लड़कों को सिर्फ ये पैसा दे के या खिला के इनको फारिग कर दिया जाता है या इन पर नज़र रखी जाती है। 1 साल 2 साल तक इनको पॉलिश किया जाता है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इनको कोचेस के जरिए मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जाता है। तो अच्छी बात है। अगर इसी तरह अगला PSL कराएंगे, फिर से अगला PSL कराएंगे, वो जो लड़के परफॉर्मर हैं इनको छोड़ दिया जाएगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह जैसे इंग्लैंड में लॉर्ड्स ग्राउंड आम लोगों के लिए, क्लब्स के लिए और टैलेंटेड लड़कों के लिए उनका नेट फ्री किया जाता है, उनको वहाँ पर कोचेस के जरिए फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए कि नेशनल स्टेडियम के जो कोचिंग स्टाफ है उनको क्लबों के लिए फ्री करना चाहिए, उनके लिए जो बी ग्राउंड है वो फ्री करना चाहिए और कोचेस होने चाहिए ताकि बच्चे वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकें उन कोचेस के अंडर, ताकि कोई भी बच्चा जो नज़रों में नहीं होता, कोई ऐसा बच्चा नज़रों में आ जाए कोचेस की और वो जाके आगे जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके। बिल्कुल, नुमाइंदगी पाकिस्तान की कर सके। रियाज साहब क्या कहेंगे, अंडर 19 के प्लेयर्स के जो है ना 3 से 4 नाम तो जाफर साहब ने गिना दिए, उनको मुस्तकबिल किस तरह देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं उन पे नज़र रखते हैं या फिर जो इन टीमों के जो कोचेस हैं वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रेफर करते हैं, नहीं कि वहां पर जाकर इन पे मजीद जो है इनको जो है निखारा जाए? देखिए शहजादा जल्दी जो टैलेंट है ना वो अपनी जगह खुद ही बनाता है। जिस तरह पानी जो है ना अपनी जगह बनाता है और वो ढाल में चलता चला जाता है, इसी तरह जो आम स्क्रीनिंग परफॉर्मर होते हैं जो यकीनन उनके बीच में हो सकता है कि थोड़े बहुत रोल स्टैंड हो, इसलिए जो है ये लॉबीज हैं काम करती हैं और जिनके मतलब कोई ये होती है जिनकी सोच होती है वो लड़के ऊपर आते हैं। लेकिन जो टैलेंटेड प्लेयर हैं अगर उनकी सोच ना भी हो तो एक दिन उनको जो है मौका जरूर मिलता है। और अंडर 19 का जो टूर्नामेंट जो है इससे जो एक प्लेटफॉर्म मिला लड़कों को, तो उनको अपनी कारकर्दगी के जौहर दिखाने का कम से कम मौका मिले। मतलब ये टूर्नामेंट ना होता तो उनको अपनी कारकर्दगी के जौहर दिखाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अब ये PCB का काम है और जो संस्थान लोग हैं जो सिलेक्शन कमेटी है या जो ऑफिसर्स हैं उनका काम है कि जिन खिलाड़ियों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है उनको वो नजर में रखनी और हाई परफॉर्मेंस सेंटर में यकीनन ऐसे खिलाड़ियों को भेजना चाहिए। बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ अंडर 19 जैसी आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं उनको अभी से जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर भेजना चाहिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस में मजीद निखार ला सकें, मज़ीद निकाल ला सकें। जाफर साहब, मैं थोड़ी सी मैच पाकिस्तान इंडिया की कर लें तो समझते हैं कि जहाँ पर बारिशें दखल अंदाजी कर सकती है इस मैच के अंदर, वहाँ पर पाकिस्तानी बैटर्स भी जो है अच्छा परफॉर्म कर कर मैच विनिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर माजी में देखें तो जिस तरह हमारे बैटर्स ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया इंडिया के खिलाफ, और तो उम्मीद है कि पाकिस्तान इस मैच में कामयाबी हासिल कर लेगा। इंशाल्लाह बिल्कुल करेगा और करनी भी चाहिए, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल एक दबाव है इंडियन टीम पे वो तो है। आपको पता है कि हमारी टीम पिछला वर्ल्ड कप जो है ना मैच उनसे जीती हुई है और उस मैच का बड़ा असर है, क्योंकि वो ऐसा था कि वो 10 विकेटों से हराना, आज भी अगर उनके शायकीन कहीं जा रहे होते हैं तो 10-10 का नारा लगाते हैं, तो वो एक जो एक नारा लग जाता है ना, वो नारा बड़े लगते हैं मैचेस के अंदर। शायकीन क्रिकेट में आपस में क्या कहेंगे इस पे? देखिए शायकीन क्रिकेट की बात नहीं है, बल्कि जो साबिक क्रिकेटर हैं उनके भी आपस में बड़े अच्छे मकालमे चलते हैं और ये एक मोहब्बत है, ये भी एक मोहब्बत है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि एक जंग
है, बल्कि अच्छा, ये मोहब्बत की बात हो रही तो युवराज सिंह ने भी बड़ी जबरदस्त बात कही है। उन्होंने जो फैसला दिया है भारत के खिलाफ, जो भारत नहीं आ रहा है, फिर पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो मसाइल पैदा किए हुए हैं, तो उस पर क्या कहेंगे फरहान राजवी साहब? जी, एशिया कप पे जो इंडिया की टीम ने इनकार किया है यहाँ आने से, तो रमीज शाहजहां ने भी एक बयान दिया है, चाहे वो बयान ही क्यों ना हो, लेकिन एक बयान दिया है कि हम भी जो है वो इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएंगे अगर वो एशिया कप खेलने यहाँ नहीं आएंगे। तो ये देखें, ये चीज़ें सब बहुत अच्छी हैं। इस वक्त तो हमारी नज़र सारी मैच में हो चाहिए है कि साइकोलॉजिकल तौर पर भी किसी भी टीम को गिराने के लिए ये भी बयान हो सकता है कि वर्ल्ड कप में ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच शुरू होने से पहले ये बयान देना। पाकिस्तान की इस वक्त बॉलिंग का अगर जायजा लें तो पाकिस्तान के पास शहनशाह आफरीदी एक दफ़ा फिर आ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने आखिरी एशिया कप जो खेला है इनके बगैर खेला है और बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है हमारे हारिस रऊफ ने, नसीम शाह ने और हसनैन ने। तो अब शहनशाह आफरीदी के आने से हमारी बॉलिंग मजबूत हो चुकी है और हमारे स्पिनर शादाब और नवाज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ्तिखार को भी। अब सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी बैटिंग के ऊपर। अगर बाबर आजम और इसी तरह बैटिंग करते रहे, रिजवान इस तरह बैटिंग करते हैं, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारे मिडिल ऑर्डर को खेलना है और ये वर्ल्ड कप इंशाल्लाह सेमीफाइनल में पहुंचना पाकिस्तान के लिए कोई इतनी बड़ी बात अब रही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पूल में जो टीमें हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान बासानी नहीं लेकिन बामुश्किल ही टूर्नामेंट में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। जो टीम सेमीफाइनल में आती है तो फिर वो मैच 50-50 होते हैं और वर्ल्ड कप का प्रेशर ऐसा होता है कि कोई टीम छोटी बड़ी नहीं होती। जो टीम सेमीफाइनल में आती है वो सारी टीमें बराबर होती हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान ने आखिरी वर्ल्ड कप जो था वनडे इंटरनेशनल कप ऑस्ट्रेलिया में जीता था, तो और इंग्लैंड में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा इम्तहान भी है और उनकी टीम के लिए भी इम्तहान है और ये उनको कप्तानी बचाने के लिए भी ये वर्ल्ड कप बहुत ज़रूरी है, कम से कम वो सेमीफाइनल में पहुंचे। बिल्कुल सेमीफाइनल में पहुंचे। जाफर साहब, पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है, अगर मैच नहीं होता है तो ICC को कितना नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। क्या नुकसान होगा भाई? मैच होना ना होना तो ये जानबूझ के थोड़ी ना कर रहे हैं। ये तो एक बारिश की वजह से, और बारिश की वजह से लोग आते हैं। ऐसी बात नहीं कि बारिश जो है ना, ठीक है 90% वहाँ पे चांसेस हैं, लेकिन जिन लोगों ने टिकट्स लिए हुए हैं वो टिकट्स लेकर आते हैं, उनका उसका मुतबादिल कुछ रखा हुआ होगा ICC ने इसमें, और जो मुतबादिल होता है कुछ ना कुछ होता है। लाजमी नहीं है कि आपके जो है ना, अगर मैच नहीं होता तो किसी को नुकसान हो। देखिए नुकसान इस सूरत में आप देख सकते हैं कि एक इन्वायरमेंट बना हुआ होता है मैच का, वो नहीं होगा। लेकिन आपको पता है शेड्यूल तो है, और अगर 2 बॉलें भी गिर जाती हैं तो मैच तो हो गया, इसका मतलब है 1 बॉल भी गिर जाती है तो मैच तो हो गया। तो मैच होना ना होना ये तो खैर उस वक्त ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो आपकी टीम के कप्तान हैं और जो कोच हैं और जो उस्मान कादिर हैं, ये सब जो है ना डिनर में मसरूफ़ हैं। वहाँ पे पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जो है ना उन्होंने बुलाया हुआ है, वहाँ पे डिनर भी करवा रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि अपने आप को जेल कर रहे हैं, अपने आप को जेल भी कर रहे हैं, उससे आशना हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे इस तरह के डिनर, इस तरह के मस्जिदों में जाना, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो बुलाती है अपने हीरोज़ को, बुलाती है, और उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं जिसमें हमारे खिलाड़ी जाके उसमें मदऊ होते हैं। तो ये एक अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, अच्छी चीज़ है। फरहान साहब क्या कहेंगे, जिस तरह हमारे साबका कप्तान मोइन खान कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर हमने भारत को बैटर्स को जल्दी काबू कर लिया तो हम मैच में अपनी गिरफ्त बना लेंगे, क्या कहेंगे इस पे? जी, ये तो मैच की सिचुएशन पे है और मैच के ऊपर है कि हमने बैटर को अगर काबू कर लिया, अगर 100 रन भी हो गए, बनाने तो हमारे बैट्समैनों को है ना। अगर रिजवान आउट हो जाते हैं या बाबर आउट हो जाते हैं तो उनकी भी यही नजरें होती हैं। जिस तरह हम सोच रहे हैं कि हमने उनके बैटर को काबू कर लिया, वो ये सोच रहे होंगे कि हमने रिजवान को, बाबर को काबू कर लिया। तो सारी चीज़ें मैच के अंदर ही पता चलती हैं कि मैच में उस वक्त कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कहते हैं मैच के पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है ना, वो हर खिलाड़ी के लिए एक चैलेंज होता है, एक मौका होता है कि उस मैच में परफॉर्म करके वो हीरो बन जाए। वो हीरो बनता है तो वो पूरा साल हीरो रहता है। इसी तरह कई मौके पे हमने देखा कि सईद अनवर ने 194 की इनिंग खेली, इसी तरह फ़खर जमान ने सेंचुरी बनाई फाइनल के अंदर, तो वसीम अकरम ने कई दफ़ा मैचों में 3-3, 4-4 विकेट, शाहिद आफरीदी ने कई दफ़ा मैन ऑफ द मैच लाए। तो वो खिलाड़ी आज तक हीरो हैं। तो आज जो कल जो परफॉर्म करेगा वो हमारा हीरो होगा। बिल्कुल, जो परफॉर्म करेगा वो हमारा हीरो होगा। रियाज साहब, मोइन खान के बयान को किस तरह देखते हैं आप? जो मोइन खान कहते हैं, उनका जो बयान आया है कि अगर हम जो कम ओवर के मैचेस होते हैं और उस पर हम भारतीय बैटर्स को जल्दी काबू कर लेते हैं तो मैच में हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर तो उनकी बात सही है। हर आदमी जो खेल को समझ रखता है वो भी यही कहेगा कि अगर आप जल्दी काबू कर लेंगे तो जाहिर सारी चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन देखिए, ये जो मैचेज होते हैं ये प्रेशर के मैचेज होते हैं, और पाकिस्तान और भारत के मैच में समझता हूँ कि सबसे ज्यादा प्रेशर के मैच अगर किसी भी मौलिक के दरमियान जितने भी मैचेज को अगर आप देखें, मुकाबला करें, तो हमारे जो मैचेज में पाकिस्तान और भारत के जरूर ये ऐसे मैचेज होते हैं
जिसमें जो टीम प्रेशर देने की सलाहियत रखती है या उसमें इतनी हिम्मत और ताकत होती है, वही टीम जीतने में कामयाब रहती है। लेकिन बात नहीं आती है कि अगर मिडिल ऑर्डर आपकी बैटिंग चल गई, मैं तो ये समझता हूँ कि आज कल जो है ना तमाम शोबों में आपको जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी होगी। अगर आप तमाम शोबों में अच्छी परफॉर्मेंस मुजाहरा करेंगे तो यकीन आप जीतने में कामयाब रहेंगे। ये सारी चीजें अपनी जगह है और मैं अपने न्यूज़ नाज़रीन को एक आपके तवज्जो से ये बात जरूर बताऊंगा कि 2007 में जैसे टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो उस वक्त क्रिस गेल जो थे उन्होंने पहला छक्का मारा था और आज जो 2026 कल जो है मुकम्मल हो गए और इसमें जो है आयरलैंड मैच में सीरीज नंबर के कोशिश बैंडर्स ने जो है ये रिकॉर्ड बनाया है, यानी 2 छक्का उन्होंने लगाया है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो दाई बैट्समैन और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उनको इस तरीके से अच्छा रखना पड़ेगा और किसी भी जल्दी जो है ना एक ओवर में कम से कम या 2 ओवर में एक छक्का जो है वो वक्त की जरूरत होगी। और जो टीम हार्ड हिटिंग करती है T20 में उसके जीतने के ज्यादा इम्कान होते हैं और बॉलिंग साइड को अगर आप देखें तो आपके वो बॉलर ज्यादा कामयाब रहेंगे जो रूट को कंटेन करेंगे। अगर आप मतलब ये शॉर्ट पिच गेंदें टेस्ट कराने की लालच नहीं देंगे तो अपोनेंट जो बैटर्स हैं वो भी बड़े बड़े सलाहियत हैं, वो यकीनन छक्के मारेंगे। तो आपको मतलब ये रन भी कंटेन करने हैं और आपके बैटर्स को जो है अच्छी बैटिंग करते हैं। बिल्कुल अच्छी बैटिंग का भी मुजाहरा करना है। अब थोड़ी सी बात कर लें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले से। जाफर साहब क्या कहेंगे, वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। हमने देखा कि डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आसिफ जमान को ओहदे से फारिग कर दिया गया। क्या कहेंगे, उन पर बड़े करप्शन के इल्ज़ाम थे? बड़े तो नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पड़े हैं जिन पे करप्शन के इल्ज़ाम हैं। हाँ, कुछ करप्शन किया होगा जो कि ख़बरें सामने आ रही हैं। इवन ये कि सिर्फ 19 महीने में उनको फारिग कर दिया गया और जो उनके मिनिस्टर हैं, बेसिकली मिनिस्टर नाखुश थे। अब एक मिनिस्टर ना खुश हो अपने डायरेक्टर से तो इट्स मीन के कोई ना कोई तो मामला चल रहे हैं। इवन और ये कहना चाहिए कि ये जो आसिफ जमान आए थे, ये इमरान खान के दौर में आए थे, तो कहीं ना कहीं तब्दीली तो होनी थी, सियासी तब्दीली तो होनी थी। और ये तब्दीली देखें, स्पोर्ट्स बोर्ड का मुस्तकिल होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के लिहाज से अगर पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को देखें बड़ा नुकसानदेह है। कोई भी आए कम से कम अपना टेन्योर पूरा करे, क्योंकि वो पूरा एक प्लान लेकर आते हैं। और आपको पता है सेक्रेटरी का मेन किरदार होता है कि स्पोर्ट्स को चलाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारे स्पोर्ट्स सफ़र कर रही होती है। अब आप देखें ना, उनके जाने से कितने प्लान होंगे, कितनी चीज़ें होंगी जो कि रह जाएंगी अगर एक बंदे को पूरा टाइम दिया जाए। अब देखें, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमारे पास स्पोर्ट्स का मिनिस्टर नहीं है। उसके होने से बड़ा फ़ायदा होता है। अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं है, स्पोर्ट्स बोर्ड के सेक्रेटरी का होना, उनको भी हटा देना, अब क्या होगा? अब कौन सा बोर्ड है जो चलाएगा? तो इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। प्रोग्राम में टाइम कम है। फरहान फरीद राजू साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया हुआ था, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनेस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर हैं। अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इस वक्त T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड जारी है और आज हमने देखा कि T20 से जो है एक बड़ा अपसेट सामने आया है। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम जो है, जो काली आंधी के नाम से मशहूर है, वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। 2 दफ़ा ICC ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम की थी, 2012 और 2016 में, और उसके बाद अब वो टीम जो है 2022 का जो मेन राउंड है वो खेलने से बाहर हो गई। और यकीनन उनके लिए बड़ा सदमे की बात होगी क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है काली आंधी, खासकर उनके बॉलर्स बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग किया करते थे और ऐसी विकेटों पर जहां पर बॉल जो है बाउंस होता दिखाई देता था वहां बड़े कारामत होते दिखाई थे। इन सारे सूरत हाल पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफर हुसैन साहब। उनके साथ साथ मौजूद है फरहान फरीद राजू साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, और उनके साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया हुआ है रियाजुद्दीन साहब ने। सबसे पहले जाफर साहब के पास आते हैं। जाफर साहब, बड़ा अपसेट क्वालिफाइंग राउंड में हो गया, वेस्ट इंडीज़ की टीम बाहर हो गई। नो डाउट 2 मरतबे की आपने जिस तरह का चैंपियन टीम रही है और
बड़ी ये समझ लें कि जो वेस्ट इंडीज़ होती है उसके बारे में कोई राय इतनी नहीं दे सकता था कि वो बाहर होगी और इस तरीके से बाहर होगी। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये थोड़ा सा उनके अपने अंदरूनी मसाइल भी थे, क्योंकि नया कप्तान था, नई टीम थी और वहाँ पे जजीरों का चक्कर है कि वहाँ किस जजीरे का कौन सा कप्तान बनता है वो अपनी टीम मुंतखब करता है। तो इस वजह से वहाँ पे बड़े मसाइल भी रहते हैं, बोर्ड के हवाले से बड़े मसाइल रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अंदरूनी मसला था जिसकी वजह से टीम आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि वेस्ट इंडीज़ ऐसी टीम है T20 की जो कि इस फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन टीम मानी जाती है। आपको मालूम है कि वो किसी भी लम्हे में किसी भी मौके पे जो है ना उनके प्लेयर्स वो कारकर्दगी दिखा जाते हैं जिससे लोग जो है ना उम्मीद भी नहीं रख रहे होते हैं। लेकिन एक अफसोसनाक खबर है, लेकिन आयरलैंड के लिए बड़ी अच्छी शानदार चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि आयरलैंड जब भी एंट्री मारती है वो बड़ी धमाका खेज एंट्री मारती है वर्ल्ड कप में। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2007 का जो वर्ल्ड कप हुआ था मेंस का ODI टूर्नामेंट था जो कि वेस्ट इंडीज़ में खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। हमारे बॉब विल्मर का भी उनका वहाँ पे इंतकाल हुआ था। तो मकसद ये है कि आयरलैंड की टीम जो है ना वो कुछ ना कुछ कर दिखाने की सलाहियत रखती है। बिल्कुल सलाहियत रखती है। राजू साहब क्या कहेंगे वेस्ट इंडीज़ के हवाले से? 2007 में एक दफ़ा हुआ था, वो बाहर हुई थी, फिर 2009 और 2010 में जो है हमने देखा कि सेमीफाइनल भी खेली, 8 जो क्वालिफाइंग राउंड था उसमें भी पहुंची थी, लेकिन अब 2022 वो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होगी। जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट के लिए तो एक अच्छी खबर नहीं है ये, क्योंकि शायकीन क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ की टीम को वर्ल्ड कप में देखना चाहते थे और तमाम मुल्क के जो बड़े बड़े स्पेक्टेक्टर हैं और जितने भी शायकीन हैं और जितने भी लोग थे उनको ये उम्मीद थी कि वेस्ट इंडीज़ जो है इस मुश्किल वक्त से निकल जाएगा, जिस तरह श्रीलंका निकला है और मेन राउंड में आ जाएगा। लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम आपने पिछला वर्ल्ड कप देखा होगा, क्रिस गेल, ब्रावो और पोलार्ड और उनके मेन खिलाड़ी जो थे उनका आखिरी वर्ल्ड कप था, उसके बाद उन्होंने वहाँ से रिटायरमेंट का ऐलान किया, तकरीबन उसको 8 महीने भी नहीं हुए। उसके बाद उनकी एक यंग टीम आई थी, वो ऐसी टीम आई थी कि जो हर लीग क्या चाहे वो IPL हो, PSL हो या बिग बैश हो, हर लीग में जाके परफॉर्म कर रहे थे। उनके पावर हिटर भी थे, उनके पास फास्ट बॉलर भी थे, उनके पास ऑलराउंडर भी थे। T20 क्रिकेट में जितना भी देखा जाता है स्पेशलिस्ट होते हैं वो वेस्ट इंडीज के मौजूद थे। और ये बड़ी बहुत बुरी खबर है, मुझे तो आज का मैच देख के इंतहाई मायूसी हुई है कि आयरलैंड की जीतने की खुशी हुई, लेकिन उससे ज़्यादा मायूसी हुई वेस्ट इंडीज़ के हारने की, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ की वर्ल्ड कप में होगी। अब देखा ये है कि आयरलैंड की टीम हो, चाहे स्कॉटलैंड की टीम हो या कोई श्रीलंका की टीम, तो खैर टेस्ट क्रिकेट नेशन है, ये टीम ऐसी है कि एक अपसेट करने के बाद जब मेन राउंड में आती हैं तो जाहिर बात है मेन राउंड में आपको सारी अच्छी टीमें मिलती हैं। आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, इंडिया, ये वो टीम है कि जो किसी को हर दफा मौका नहीं देती। तो वहां पर हमें वेस्ट इंडीज की टीम ऐसी टीम थी जो बड़े मैचों में बड़ा प्रेशर लेने की सलाहियत रखती थी और वो किसी भी टीम को एक रास्ता रोकने का सलाहियत रखती थी। अब ये आइलैंड और ये टीमें आ तो गई हैं, लेकिन ये हो सकता है कि एक और अपसेट कर दें, लेकिन इससे ज्यादा ये और कुछ कर नहीं सकती वर्ल्ड कप में। बिल्कुल है। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है रियाजुद्दीन साहब ने। रियाजुद्दीन साहब क्या कहेंगे, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम जो है 2022 के वर्ल्ड कप से बाहर हो गई और जब हम देखते हैं कि तमाम जितनी भी लीग दुनिया भर में खेली जाती है उसमें तकरीबन प्लेयर जो है वेस्ट इंडीज के जरूर मौजूद होते हैं T20 लीग में, तो ये बड़ा सदमा नहीं है वेस्ट इंडीज के लिए कि जो प्लेयर दुनिया भर में लीग खेलते हैं उनकी अपनी टीम वर्ल्ड कप T20 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी? बहुत शुक्रिया शर्मा में जो टीम आती है तकलीफ की बात होती है शहरीन के लिए भी, खुद क्रिकेट टीम के लिए भी, और एक ऐसी टीम जो मतलब है कि वर्ल्ड कप जीत चुकी है और जिसका दुनियाई फाइट में बहुत बड़ा नाम हो और काफी उम्मीद से मतलब नाम से रखती हूँ, तो यकीनन एक ऐसी टीम का बाहर होना उनके अपने शौकीन के लिए, उनके अपने मुल्क के लिए बहुत ही तकलीफ की बात है। और आम शायकीन के लिए दुनिया भर के क्रिकेटर के लिए बहुत ही चीज को महसूस करेंगे कि वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो है वो बाहर हो गई। लेकिन यहाँ पर आपको आयरलैंड की टीम की जो है तारीफ होगी। मैं समझती हूँ की जो टीमें जो फर्स्ट राउंड में उन्होंने अभी पार्टिसिपेट किया था, ये जो है डार्क हॉर्स है और आपने देखा कि उसके काबू को दूसरा ग्रुप है, उसमें भी एक ऐसी टीम सामने शिकस्त दी अपने टीम को। और मैं समझती हूँ कि बहुत से ये टीमें जो है फाइनल राउंड में तो वहाँ की कोई इसलिए शराबा की ये जो है ना आपको पुरानी क्रिकेट नहीं है, ये नए दौर की क्रिकेट है और इसमें बहुत सी ऐसी चीजें जिसको मतलब
रियाज साहब, नए दौर की क्रिकेटिंग में तो वेस्ट इंडीज के तमाम प्लेयर्स तमाम ही लीग में दुनिया भर के जो है खेल रहे होते हैं, उनके लिए तो ये बड़ा सदमा है क्योंकि उनके प्लेयर्स अपने मुल्क के लिए कारकर्दगी नहीं दिखा सके, टीम बाहर हो गई, उनके लिए इससे बड़ा सदमा क्या होगा? जो आप तो बात कर रहे हैं तो उनकी टीम के जो खिलाड़ी है वो दुनिया भर में लीग खेलते हैं, देखें तो वो तो बढ़ के खेलते हैं ना, दो प्लेयर वो कमाई टीम से खेल रहे हैं, प्लेयर कमाई टीम से खेल रहे हैं, 4 बड़े टीम से खेल रहे हैं, तो वो कोई उनका कॉम्बिनेशन तो होता नहीं है। ये तो ठीक है, मतलब ये सीधे 10 प्लेयर्स में सीधे उनको लीग में खेलने के बाद के मतलब फराहम हो जाते हैं, जबकि तौर पे इंडिविजुअल कैपेसिटी में, लेकिन तो टीम की हैसियत से खेल रहे हैं तो यकीनन लेकिन ये जो वो कामयाब हो सके, इसलिए आप तो नई समझते तो देखें इसमें आप जो आइलैंड की टीम है ना, ये जो टीम है उसकी आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया, जिसकी वजह से मतलब एक बड़ा अपसेट हुआ, जिसमें कोई शक नहीं है कि वेस्ट इंडीज के लिए भी ये अपसेट है और उनके लिए तकलीफ की बात है। बिल्कुल, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रही है, जाफर साहब के पास आते हैं। जाफर साहब, है थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारी कौमी टीम के हवाले से भी है। शान मसूद बॉल गर्दन में लगने के बाइस से जो है ज़ख्मी हो गए, हॉस्पिटल मुंतकिल किया, फिर हॉस्पिटल से दोबारा रिलीव कर दिया गया। अब थोड़ी सी बेहतर उनकी तबीयत है, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स अब कल तक आएगी, क्या कहेंगे, क्योंकि इंजरी तो है फिर भी, और मैच आपका कल परसों खेला जाना है। बिल्कुल, बड़े क्रूशल टाइम पे जो है ना ये इंजरी हुई है, और मैं समझता हूँ कि इंडिया के ख़िलाफ़ जो एक बड़ा मार्का होने वाला है पाकिस्तान और इंडिया के माबैन, तो इससे पहले ये ट्रेनिंग सेशन में बॉल लगी है उनके, और बॉल लगी भी नहीं है, बल्कि बॉलर की बॉल नहीं लगी है, थ्रो लगी है उनको ना। और थ्रो अब किसी भी तरह प्रैक्टिस में कोई भी हो सकता है कि कहीं से भी बॉल आके लग सकती है, लेकिन मकसद ये है कि उनका अच्छा है, हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द रिकवरी हो और उनको अगर मैच खिलाना है, क्योंकि फॉर्म में भी हैं, वो पिछले मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन ये है कि ज़रा मैच में रिदम आ जाएगा तो अच्छा है। बिल्कुल, मैच में रिदम आ जाएगा। क्या कहेंगे फरहान साहब इनके हवाले से, क्योंकि अब हम देखते हैं कि अगर अनफिट होते तो फ़खर जमान जो है 1 डाउन पोजीशन पे बैटिंग करते दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का भी कम्बिनेशन जो बना हुआ है वो इसी तरह का बना हुआ था कि 1 डाउन पोजीशन में हम शान मसूद को इस्तेमाल कर रहे थे, और फ़खर जमान जो है तकरीबन 2 महीने से टीम में नहीं थे, और फिटनेस के मसाइल भी थे, अभी फिट होके आए, मैच प्रैक्टिस में भी नहीं थे। और शान मसूद का एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन होने के अलावा वो स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलते हैं, और इंडिया के जो स्पिनर हैं उनको अच्छा खेलना ही शान मसूद के लिए बेहतर था। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास फ़खर जमान की सूरत में एक बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन हमारे पास मिडल ऑर्डर में देखा जाए तो इस वक्त भी हम लोग अगर कोई मिसिंग कर रहे हैं तो हम मिडल ऑर्डर को कर रहे हैं। हम नज़र डाले हुए हैं शादाब के ऊपर कि वो हम शादाब को कहीं इस्तेमाल कर लेंगे, हम नवाज को कहीं इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, वो परफॉर्म भी कर देंगे, लेकिन सवाल फिर भी वही रहेगा कि मिडल ऑर्डर बैट्समैन हमारे आसिफ और खुशदिल शाह ये कब फाइनल में आएंगे। बिल्कुल, इसी पे जाफर साहब से भी बात करते हैं। जाफर साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि हम अब भी इन्हिसार शायद कप्तान जो है नवाज और शादाब पे करते दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें ऊपर नंबरों पर बैटिंग कराया जाए, लेकिन फिर जो है हमारे मिडिल ऑर्डर का रोल कहाँ रह जाएगा? इफ्तिखार, आसिफ या खुशदिल शाह अगर खेलते हैं तो देखिए, बात ये होती है कि सिचुएशन के लिहाज से टीम को सेलेक्ट किया जाता है जब मैच खेल रहे होते हैं। अब आपको पता है ओपनिंग पेयर तो ऐसा मजबूत है हमारा कि उसमें किसी को ला ही नहीं सकते। हाँ, 1 डाउन और 2 डाउन और उसके बाद चौथे 5वें नंबर पे जितने भी खिलाड़ी आ सकते हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं, और जब 10 ओवर आपके ओपनर्स खेल जाते हैं तो लाजमी सी बात है कि 10 ओवर रह जाते हैं, तो उसमें फिर आसिफ भी आ सकते हैं, उसमें फिर आपके जो है ना शादाब भी आ सकते हैं, फिर नवाज भी आ सकते हैं, इफ्तिखार और खुशदिल की जगह फिर उनके बाद ही बनती है उस 10 ओवर में। अगर शुरू में हमारे ओपनर्स आउट हो जाते हैं फिर यह है कि खुशदिल की भी जगह बन जाएगी और इफ्तिखार की भी जगह बन जाएगी, लेकिन शुरू के 8-10 ओवर में तो आपको पता है हमारे ओपनर पेयर चल रहा है। बिल्कुल, 8 से 10 ओवर में हमारे ओपनर्स ही ज़्यादा खेल के दिखाई देते हैं। फरहान साहब, मैच की सिचुएशन ये है और वेदर भी यही बता रहा है कि मैच जो है तकरीबन 90% हम देखते हैं कि मैच ना हो, लेकिन अगर मैच होता है और जिस तरह हमारे दोनों ओपनर्स कम ओवर्स पे अगर मैचेस होते हैं तो समझते हैं कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा इंडिया के खिलाफ मैच में। देखिए, अगर कम ओवर का मैच होता है ना, वो जो नज़र आ रहा है इस वक्त कि ये पाकिस्तान की फोरकास्ट नहीं है जो होगी नहीं होगी, उन्होंने जो कर दी है तो वो तकरीबन 80% जो है वो होगी रहेगी। और उसमें यह है कि अब आपके ये जो ओपनर हैं ये इनसे काम नहीं चलेगा, अब आपने प्लान बी या प्लान सी यूज़ करना है, क्योंकि टास्क डिपेंड करता है, टास्क जो भी टीम बैटिंग देगी, क्योंकि वो चेस करने पे जाएगी, वो देखेगी है कि डगलस लूज के तहत क्या टारगेट मिलता है और क्या एसोसिएशन होती है, कितने ओवर के मैचेस हैं, उसमें आपके आसिफ करामत साबित हो सकते हैं, खुशदिल शाह भी आपके करामत हो सकते, और हो सकता है कि आपने ओपनिंग में यहाँ चेंजिंग कर रही हो क्योंकि आपने रिस्क लेना हो, क्योंकि रिजवान और बाबर जो है वो हिम्मत
तो है इनमें, लेकिन वो रिस्क इसलिए नहीं लेते कि पीछे बैटिंग ऑर्डर नहीं होती। लेकिन जब यहाँ पर अगर फ़खर को ऊपर भेज सकते हैं, हैदर अली को ऊपर भेज सकते हैं और ये चांस ले सकते हैं कि पीछे तो हम होंगे, कम ओवर के मैच है, तकरीबन 10 या 11 की रन रेट होगा, ऐसी सिचुएशन में तो आपने प्लान बी या प्लान सी यूज करना है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की है फरहान साहब। इसी पे जाफर साहब से बात करें। जाफर साहब, प्लान बी सी ये शायद इस मैच में यूज कर सकती है पाकिस्तानी टीम, जिस तरह फरहान साहब कह रहे हैं कि ओपनिंग में भी रद्दोबदल हो सकता है कि कम ओवर के मैचेस हुए। बड़ा मुश्किल, मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो पेयर बना हुआ है उसको कभी भी दखल अंदाजी किसी और प्लेयर को लाके नहीं करेंगे। उसका मकसद ये है कि हाँ, निचले तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आप कुछ भी कर सकते हैं, वो हो जाएगा। लेकिन बड़ा मैच है इंडिया के ख़िलाफ़, और कोई भी सिचुएशन हो, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे होता ये है अमूमन कि बारिश जितनी भी तेज़ होती है 10 मिनट बाद आपका सब कुछ साफ़ हो जाता है। और हाँ, बारिश के रुकने का इंतज़ार है। अगर बारिश होती रही फिर मसला रहेगा। बारिश अगर रुक जाती है होने के बाद तो आपको आधे घंटे के अंदर वो मैच करवा देंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है ड्रोन पिचेस होती हैं, लाके पिचेस डाली जाती हैं, ऊपर उसका कवर इतना अच्छा होता है, उनके इंतजाम इतने बेहतरीन होते हैं कि मैच को वो करवाने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन आउटफील्ड तो ज़रा जो है बहुत ज़्यादा गीली होने के बाद, आउटफील्ड बात की बात है, पहले आपकी पिच और आपका जो कवर होता है वो दायरा, उसको जो है ना सबसे पहले नोट किया जाता है, और उसके बाद कप्तानों से मशवरा लिया जाता है, टीम मैनेजमेंट से मशवरा लिया जाता है कि भाई आया आप इस कंडीशन में खेलेंगे। आपका आईसीसी का जो रेफरी होता है वो परमिशन देता है कि हाँ भाई इस कंडीशन में हम खेल सकते हैं। 1-2 मैचेस ऐसे भी हुए हैं कि आउटफील्ड एक साइड से गीली है, दूसरी साइड से सूखी भी है, तो इस तरीके से भी होता है। लेकिन आउटफील्ड वहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि इंतजाम बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा होने नहीं देंगे कि आउटफील्ड जितने भी गीली हो उसको कोशिश करते हैं कि वो उस हद तक पानी साफ हो जाए जब तक कि मैच हो सके। नहीं, अगर मैच अगर रेगुलर न्यूज़ पे आता है, अगर इंडिया ने पहले बैटिंग करती है, पाकिस्तान को 10 ओवर के अंदर 140 रन का टारगेट है, तो उस वक्त तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा ना, हमें ऐसे बैट्समैन को इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ओवर टू ओवर का गेम है, हो सकता है 5 ओवर के बाद दोबारा बारिश हो जाए, मैच वहीं खत्म हो जाए, फिर 5-6 ओवर देखे जाएंगे आपने 5 ओवर में कौन ऊपर तक, किसी कम विकेटें गिरी थी, क्या रन ज्यादा गिरे। उस वक्त हमें ये नहीं है रिजवान और उनकी विकेटें सेव नहीं करनी होगी, हमें भले से विकेटें जो है ना हमारी 3-4 गिर जाए, लेकिन ओवर टू ओवर गेम खेलना होगा। फरहान भाई, अभी तो मसला सिर्फ ये है कि हमारे ओपनिंग पेयर में वो चेंज करने को तैयार ही नहीं है ना। आप समझ रहे हैं कि शादाब को ओपनर भेज देंगे या नवाज को ओपनर भेज देंगे, तो ऐसा मुनासिब लगता नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं, इनका कहने का मकसद है आसिफ अली ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि अगर हार्ड हिटिंग की बात करें तो आसिफ अली से अच्छी हार्ड 2 ओवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर 2 ओवर में वो काम करके चले जाते हैं तो अच्छा है, हमें तो ओवर टू ओवर ही चलना है। वही बात है, सिचुएशन क्या बनती है, क्या सिलसिला बनता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी जगह छोड़ने को तैयार है। कोई अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हम दूसरी तरफ देखेंगे शाहीन शाह अफरीदी टीम का हिस्सा होंगे, उनके हवाले से क्या कहेंगे? अब जाहिर सी बात है, मैन बॉलर है हमारे, और मैन बॉलर का बड़े मैच में ही काम होता है, और उनका एक स्टाइल और उनका दबदबा ऐसा है दूसरी टीम पे कि वो बिल्कुल बेबस हो जाती है। ख़ासतौर पे उनके यार्कर्स, तो आपको पता है कि जिस तरह लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को शिकस्त दी थी, और पे दर पे जो जिस तरह शहनशाह अफरीदी ने बॉलिंग करवाई थी, तो उसकी मिसाल तो आपके सामने ही है। तो दबाव तो है, शहनशाह अफरीदी के आने से दबाव तो बहुत पड़ेगा इंडियन टीम के बैट्समैनों पर। दीगर ये है कि हमारे बाकी बॉलर्स भी बड़े अच्छे हैं, नसीम शाह बड़ी अच्छी रिदम में बॉलिंग कर रहे हैं, और प्रैक्टिस में हारिस रऊफ़ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, और जो जितने भी हमारे बॉलर्स हैं उन पिचेस पे जो है ना बहुत कारआमद साबित हो सकता है। बिल्कुल, उन पिचेस पे कारआमद हो सकते हैं। पिचेस की बात हो रही है तो फरहान साहब, जितने भी क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस अभी खेले गए, हमने देखा कि इस पे 140, 150, 160 रन स्कोर हुए। बड़ा स्कोर होता हुआ इस विकेट पे दिखाई नहीं दे रहा है। समझते हैं कि जो भी मैचेस होंगे वो 140 से 150 में ही रहेंगे? जी नहीं, वहाँ डिफरेंट सूरत हाल होगी। ऑस्ट्रेलिया की सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पर 150 भी मुश्किल हो सकते हैं और 200 रन पिचेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी जब मेन राउंड शुरू होंगे तो डिफरेंट पिचें नजर आएंगी आपको। और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर ये है इस लिहाज से कि पाकिस्तान के जो ग्रुप में है, एक्सपेक्ट यही है किया जा रहा है कि नीदरलैंड और आयरलैंड या स्कॉटलैंड में से कोई एक टीम होगी। मतलब पाकिस्तान के लिए दोनों 9 टेस्ट नेशन टीम पाकिस्तान के ग्रुप में होगी, तो पाकिस्तान का ग्रुप निस्बतन बहुत आसान हो जाएगा। पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीमों से ऐसा होगा कि ये 2 मुश्किल टीमें होंगी। सर, हमारे लिए तो मुश्किलात हॉलैंड जैसी टीम भी जो है कर देती है, तो फिर आप किस तरह कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है दीगर जो 2 टीमें आएंगी क्वालिफाइंग के बाद? देखिए, ये वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आप ये नहीं सोचेंगे अब हमें इनसे भी हल्की जुए की टीम आ जाए हमारे पास, या हमें मैच नहीं खेलना पड़े, वर्ल्ड कप जीत के आ जाए। आप फिर ऐसा तो बहुत नहीं हो। देखिए, जब आप टेस्ट मैच, आपके लिए तो आसानी मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए कुदरती तौर पे जो आपके ग्रुप में टीमें आई हैं 2 टीमें। बिल्कुल फरहान साहब, इस पर भी मजीद बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।